Hello students, welcome to daily editorial analysis of 2nd of September. So students, in today's video lecture, we will cover 3 articles. One article talks about inflation targeting, the second one is on India and SCO summit, and the third one emphasizes on the challenges related to universal school education in India. Okay, so let's begin. See, फर्स्ट आर्टिकल इतना इंपॉर्टेंट है कि मैंने इसका स्क्रीनशॉट ही लगा दिया है बिकॉज इसमें हर डिबेट हर एंगल इसका आपको पता होना चाहिए एंड दिस विल ऑल्सो हेल्प यू इन क्लियरिंग योर बेसिक्स. ये आज के फाइनेंशियल एक्सप्रेस में आया था. GS3 एज वेल एज प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये. सो लेट्स बिगिन. नाउ द क्वेश्चन कम्स, व्हाट इज इन्फ्लेशन टारगेटिंग. इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्या होती है? तो आप पहले ये दिमाग में रखेंगे कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग ना RBI करता है. RBI अब होती क्या है ये समझते हैं. सी, इट इज अ मॉनिटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क वेयर ए सेंट्रल बैंक पब्लिकली कमिट्स टू अचीविंग ए स्पेसिफिक एनुअल इन्फ्लेशन रेट. इन्फ्लेशन टारगेटिंग ना एक मॉनिटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क है. मॉनिटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क जहां पे एक सेंट्रल बैंक ना पब्लिकली कमिट करता है कि हम ना फाइनेंशियल ईयर एंड होगा ना हमारा, जब तक एक स्पेसिफिक रेंज में ही इन्फ्लेशन रखेंगे. फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए RBI ने बोल दिया हमारा इन्फ्लेशन टारगेट 4% का होगा एंड 2% बैंड मेंटेन करेंगे. बैंड मतलब ये जो इन्फ्लेशन है ना, ये तो इस 4 से या तो 2 कम हो जाएगी या 2 ज़्यादा हो जाएगी, या तो 4 से -2 होके ये 2% पे रहेगी या 6% पे चली जाएगी, है ना. इसी रेंज के अंदर रखेगा RBI इसको, इसके बियॉन्ड नहीं जाने देगा, है ना. इसके हिसाब से RBI अपनी मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है. बट ये इन्फ्लेशन टारगेटिंग होती है. बट क्वेश्चन कम्स, ये इन्फ्लेशन टारगेटिंग को एडजस्ट कैसे करता है? इसने प्लान तो सेट कर लिया कि इतना इन्फ्लेशन रखेंगे, तो ये ना एडजस्ट करता है इन्फ्लेशन टारगेटिंग को थ्रू शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट. जो शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट होती है ना, दैट इज, जिसका एक एग्जांपल है रेपो रेट होता है जो RBI का, जिसके थ्रू RBI कॉमर्शियल बैंक्स को पैसा देता है शॉर्ट टर्म के लिए. तो जब RBI अपनी रेपो रेट को एडजस्ट करता है ना, कभी इसको इंक्रीज कर देता है कभी डिक्रीज कर देता है, तो उसका एक कोर ऑब्जेक्टिव होता है टू मीट इन्फ्लेशन टारगेट्स जो इसने फाइनेंशियल ईयर के लिए रखे हैं. तो इससे ही क्या होगा, इन्फ्लेशन या तो इस टारगेट की तरफ जाती है, घटती है या बढ़ती है. अब बिफोर मूविंग अहेड, इट इज इंपॉर्टेंट कि रिपो रेट या शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट से RBI इन्फ्लेशन टारगेटिंग कैसे अचीव करता है, उसके लिए बेसिक्स समझते हैं. सी, ये जो बेसिक्स है ना, इसके ऊपर आइए आप. RBI कॉमर्शियल बैंक्स को लोन देता है, वी ऑल नो, आपने NCERT में या बेसिक्स में पढ़ा होगा. तो मान लीजिए RBI ने रिपो रेट इंक्रीज कर दी है, इससे रिजल्ट क्या होगा, जो बैंक्स होते हैं ना उनकी बोरोइंग कॉस्ट बढ़ जाएगी. जब वो RBI से पैसा लेंगे तो उनको इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा. इसका रिजल्ट क्या होता है, बैंक्स अपनी खुद की लैंडिंग रेट बढ़ा देते हैं कस्टमर्स के लिए. फिर क्या होता है, कस्टमर्स को ना लोन्स महंगे मिलते हैं, लोन्स बिकम एक्सपेंसिव. इससे क्या होता है, कस्टमर्स अवॉइड टेकिंग लोन की लोन महंगा मिल रहा है. सो डिमांड फॉल्स, डिमांड गिर जाती है एंड इन्फ्लेशनरी प्रेशर रिड्यूसेस, इन्फ्लेशनरी प्रेशर कम हो जाता है. ओके, ये देखिए, तो ऐसे करके इस रिपो रेट को एडजस्ट करके या शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स को एडजस्ट करके RBI इन्फ्लेशन टारगेट पे पहुंचता है. नेक्स्ट इज, रिपो रेट जब डिक्रीज हो गया तो बोरोइंग जो होती है वो सस्ती हो जाती है, स्पेंडिंग और इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है. जब रिपो रेट RBI ने क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया, तो क्या है, बैंक्स के लिए उधार लेना आसान हो जाएगा RBI से. फिर लोग भी पैसा लेंगे बैंक से, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, स्पेंडिंग बढ़ती है, डिमांड इंक्रीज हो जाती है ना, लोगों के हाथ में पैसा होगा. तो इससे क्या होता है, आपकी इकोनॉमी में ग्रोथ आती है जब इन्फ्लेशन लो होती है, तो है ना. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब आपका बेसिक्स भी क्लियर हो गया कि शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट ही एक टूल है जिससे इन्फ्लेशन टारगेटिंग पे पहुंचा जाता है. नाउ व्हाई इन्फ्लेशन टारगेटिंग इज रिक्वायर्ड, बिकॉज पब्लिक इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस जो हैं आपको उनको भी फुलफिल करना है. लोग ना एक सर्टेन रेंज ऑफ इन्फ्लेशन को ही टॉलरेट कर सकते हैं, तो जनता की मतलब वो भी तो हैं एक्सपेक्टेशंस, उसको मीट करने के लिए इन्फ्लेशन टारगेटिंग जरूरी है.
आपकी इकोनॉमी के अंदर प्राइस स्टेबिलिटी रहती है इन्फ्लेशन टारगेटिंग से, एंड इट इज़ वेरी असेंशियल फॉर सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। आपकी इकोनॉमी में लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ रहे विदाउट एनी चैलेंजेस, इसलिए ज़रूरी है। तो ये जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग ज़रूरी है। एंड आगे क्या है, बेसिकली यही बात दी हुई है कि दुनिया के कुछ कंट्रीज हैं जैसे न्यूजीलैंड, कनाडा एंड मैनी यूरोपियन कंट्रीज, उन्होंने ना अडॉप्ट किया इन्फ्लेशन टारगेटिंग को। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि अब ये न्यूज़ में क्यों है, बिकॉज आरबीआई ना अब अपनी मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क का रिव्यू कर रहा है, और ये रिव्यू एवरी 5 ईयर्स में होता है ना। आरबीआई क्या कर रहा है कि हमारी मॉनेटरी पॉलिसी ने पिछले 5 सालों में कहाँ इसके अचीवमेंट रहे, व्हाट आर द शॉर्ट कमिंग्स, इसने क्या चैलेंजेस फेस किए, उसको रिवाइज कर रहा है। तो अब देखेगा कि हमें इन्फ्लेशन टारगेटिंग को भी कुछ रिवाइज करना है या नहीं, तो एक डिबेट चल रहा है। अब क्वेश्चन ये भी है कि क्या इन्फ्लेशन टारगेटिंग जो इंडिया की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का कॉर्नर स्टोन रही है जब से इसको 2016 में अडॉप्ट किया है, रन इट्स कोर्स, क्या अब इसको आगे भी हमें रखना चाहिए, और शुड बी डन अवे विद, ये सारी बातें इसके अंदर है ना। ये भी याद रखिए एक फैक्ट कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग जो है इसको 2016 में अडॉप्ट किया गया। ओके तो आरबीआई ने एक पेपर निकाला है, डिस्कशन पेपर, और जो एक्सपर्ट्स हैं उन सब से मांगा है एक उनका ओपिनियन वेदर टू कंटिन्यू विद 4% हेडलाइन टारगेट और शिफ्ट फोकस टू कोर इन्फ्लेशन विच एक्सक्लूड्स वोलेटाइल फूड और फ्यूल और एडजस्ट द टॉलरेंस बैंड। तो जो आरबीआई अपना 4% का टारगेट रखता है ना, एनुअल टारगेट, तो इसमें बात कर रहा है कि क्या इसको अब रिवाइज किया जाए, है ना। क्या इसको इसका जो बैंड है, मैंने ऊपर आपको समझाया था 2% का 4 से 2 या 4 से 6 पे आ सकती है, वैसे रखा जाए, है ना। नाउ इम्पोर्टेंट ये भी है कि हेडलाइन टारगेट पे फोकस किया जाए या कोर इन्फ्लेशन पे। आप इसको ऐसे समझिए, हेडलाइन इन्फ्लेशन होती है एक होती है कोर इन्फ्लेशन। सी हेडलाइन इन्फ्लेशन तो बेसिकली आपकी जो डेली कॉस्ट ऑफ लिविंग है ना वो है, मतलब डेली कॉस्ट ऑफ लिविंग, कॉस्ट ऑफ लिविंग डेली बेसिस पे। फॉर एग्जांपल आप बिल्कुल बेसिक से देखें तो आज 2 सितंबर को आलू प्याज क्या मिल रहा है, बिस्किट का रेट क्या है, चीनी का क्या भाव है मार्केट में, दैट इज हेडलाइन इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन क्या है, कोर इन्फ्लेशन बिल्कुल हेडलाइन इन्फ्लेशन है, बट कोर इन्फ्लेशन में ना वोलेटाइल आइटम्स एक्सक्लूड हो जाते हैं। वोलेटाइल आइटम्स जैसे फूड हो गया, फ्यूल हो गया, है ना, पेट्रोल आप गाड़ी में भरवाते हो, फूड जो सब्जियां लाते हो खा रहे हो, ब्रेड का पैकेट, चीनी जो यूज कर रहे हो, इसको जब आप एक्सक्लूड कर देते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन से, वो कोर इन्फ्लेशन बन जाता है। तो आरबीआई बोल रहा है कि अब हम जब इन्फ्लेशन टारगेटिंग करें आगे, तो कोर इन्फ्लेशन को माइंड में रख के करें या हेडलाइन इन्फ्लेशन को। तो देखिए ये बात चल रही है, ठीक है ना। तो ये आपको अब देखिए 2 चीज़ें और पता लगी हैं, कोर इन्फ्लेशन और हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या है। नाउ क्वेश्चन कम्स कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग को ना एक अच्छी पॉलिसी क्यों माना जाता है, व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज ए गुड पॉलिसी। फर्स्ट, इट प्रमोट्स ट्रांसपेरेंसी एंड क्रेडिबिलिटी। ये इकोनॉमी में ना विश्वसनीयता बढ़ाता है। अगर इन्फ्लेशन टारगेट मैच कर लेता है ना आरबीआई अपना, उस पर पहुंच जाता है, तो लोग भी खुश होंगे, पब्लिक एक्सपेक्टेशंस भी मीटअप कर पाएंगे वो, है ना। जब एक क्लियर न्यूमेरिकल टारगेट होता है ना, तो सेंट्रल बैंक के एक्शन ज़्यादा प्रिडिक्टेबल होते हैं, अकाउंटेबल होते हैं। इससे पब्लिक का ट्रस्ट बढ़ता है सेंट्रल बैंक के कमिटमेंट में कि हाँ महंगाई को वो कंट्रोल कर लेगा। इट हेल्प्स इन एंकरिंग एक्सपेक्टेशंस व्हेन बिजनेसेस, इन्वेस्टर्स एंड हाउस होल्ड्स बिलीव कि इन्फ्लेशन स्टेबल रहेगा और प्रिडिक्टेबल रहेगा, वो प्लान कर सकते हैं फॉर द फ्यूचर विद ग्रेटर सर्टेनिटी, जिससे क्या होगा, इकोनॉमिक वोल्टेलिटी रिड्यूस होगी और लॉन्ग टर्म प्लानिंग में मदद होती है। यानी कोर बात यह है कि जब आप एक्सपेक्टेशंस को मीट करोगे ना, हाउस होल्ड्स की को, इन्वेस्टर्स को, बिजनेसेस को, तो आपकी अर्थव्यवस्था में इनस्टेबिलिटी नहीं रहेगी, एज वेल एज लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए फ़ायदा है आपको। भाई टारगेट लेके हम हमारी पढ़ाई में चलते हैं कि हम अगर नेक्स्ट वीक तक 2 चैप्टर फिनिश कर लेंगे 3, तो हमारा कितना कॉन्फिडेंस बढ़ता है। सिमिलर अप्रोच अप्लाइज टू आरबीआई, अप्लाइज टू इकोनॉमी, है ना। नेक्स्ट इज इट ऑफर्स फ्लेक्सिबल डिस्क्रिशन। इन्फ्लेशन टारगेटिंग एक फ्लेक्सिबिलिटी देती है। जैसे ना
मॉडर्न फ्रेमवर्क है एक इन्फ्लेशन टारगेटिंग का, फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग। ये सेंट्रल बैंक को अलाउ करती है to respond to economic shocks such as recession by balancing the primary goal of price stability with other concerns like economic growth and employment। यानी फ्लेक्सिबिलिटी जब रखते हैं ना हम हमारी इकोनॉमिक इन्फ्लेशन टारगेटिंग में, तो इकोनॉमी में चैलेंज आए भी ना तो उनसे आसानी से डील किया जा सकता है। मान लीजिए आपकी इकोनॉमी में ना रिसेशन आ गया, स्लो डाउन आ गया, बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, आरबीआई क्या करेगा, अपने शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट जैसे रिपो रेट है उसको कम कर देगा। अर्थव्यवस्था में पैसा जाए, स्लो डाउन है तो लोग कुछ खर्च करें, इन्वेस्टमेंट कंजम्पशन बढ़े, है ना। दिस इज ऑल, इसलिए अच्छी है ये एक आपकी इन्फ्लेशन टारगेटिंग। तो देखिए ये इन्फ्लेशन टारगेटिंग के फैक्ट्स और ये तो समझ ही लिए, बट इंटेलेक्चुअली अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना तो बेसिकली पता ही होना चाहिए कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग में आपको क्या चल रहा है। आप खुद सोचिए, आप कलेक्टर एसडीएम बने और आपको यही नहीं पता हो कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्या है। ज़्यादातर बच्चे ना हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी ये सब पढ़ लेते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमी उनको ये चीज़ें कॉम्प्लेक्स लगती हैं। तो ये ना करंट में देखिए, आप ध्यान रखेंगे ना, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में बता रहा हूँ आपको, तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू इन राइटिंग आंसर्स एज वेल एज क्रैकिंग एमसीक्यूज। अब देखिए इन्फ्लेशन स्टोरी कैसी रही है इंडिया की सिंस 2016। हमने 2016 में इसको अडॉप्ट किया था, तो इंडिया ने फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग अडॉप्ट किया 2016 में। टारगेट एज आई गेव यू इन द एग्जांपल 4% हेडलाइन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन का रखा गया। हेडलाइन इन्फ्लेशन एज आई टोल्ड यू जो डेली कॉस्ट ऑफ लिविंग है, आप रोज कितना पैसा खर्च कर रहे हो पढ़ाई पे, फीस भर दी, सब्जी कितने की लाए, खाना कितने का लेके आए, दिस इज। तो ये टारगेट 4% का रखा था आरबीआई ने, टॉलरेंस बैंड ऑफ ±2 परसेंटेज पॉइंट्स। ये मैंने आपको बिगिनिंग में इंट्रोडक्शन दिया जब बता दिया था। ओके, अब आरबीआई की एमपीसी का टास्क है कि वो अचीव करे अपने इस टारगेट को। कैसे टारगेट को अचीव करता है, दिस ऑल्सो आई टोल्ड यू, शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स को एडजस्ट करके, कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज। नाउ डिस्कशन है कि रिविजिट किया जाए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एक वो इंडेक्स है जो ना इन्फ्लेशन को मेजर करता है रिटेल लेवल पे, कंज्यूमर लेवल पे, है ना। कि कोई भी एक इंडिविजुअल दुकान से जा रहा है चीनी या शक्कर खरीदने, तो वो उसको कितने की पड़ रही है। एक होता है आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स जो होलसेल लेवल पे ही देखता है, ये कंज्यूमर लेवल पे, रिटेल लेवल पे देखता है कि दुकान पे असली कीमत क्या है। तो आरबीआई ये सब चीज़ें इसलिए कर रहा है कि क्या अब टाइम आ गया है सीपीआई को रिवाइज करें, जिसका बेस ईयर 2012 पे टिका हुआ है। सीपीआई अब आउटडेटेड हो चुका है। क्यों? Because household consumption patterns have changed over the past decade. Because 2016 से अब 2025 आ गया है, ऑलमोस्ट अ डिकेड, है ना। तो अब टाइम आ गया है कि अब हाउस होल्ड की जो हैबिट्स हैं ना, उनके कंजम्पशन पैटर्न्स हैं, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, वो बदल गया है। तो हमें हमारी इन्फ्लेशन टारगेटिंग में अब ध्यान रखना है कि हेडलाइन इन्फ्लेशन को अकाउंट करें या हमारी इसको कोर इन्फ्लेशन को। ओके, The proposed new CPI will update expenditure weights, include a wider range of services such as telecom, digital payment and healthcare, and better reflect rural-urban consumption differences. अब RBI जब रिवाइज करेगा ना, नया CPI लेके आ रहा है, तो वो क्या करेगा कि आज जब इकोनॉमी में डिजिटल पेमेंट्स होने लगी हैं, हमारी हेल्थ केयर इज ऑल्सो गोइंग ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा एपोकल चेंजेस आए हैं इंडियन इकोनॉमी में, तो उनके हिसाब से एडजस्ट किया जाएगा अब इन्फ्लेशन टारगेटिंग को, सीपीआई को रिवाइज करके, अपडेट करके। अब यहाँ लास्ट में क्या है कि 2016 से इंडिया का एवरेज इन्फ्लेशन ना 4.9% था। इट वॉज अ बिग इम्प्रूवमेंट फ्रॉम द 6.8% एवरेज अर्लियर। देखिए आरबीआई ने जब ये टारगेट सेट किया ना 4% का, तो मैंने आपको बताया था ना, जहाँ ऊपर भी लिखा हुआ है, ये देखिए बैंड था कि -2 या +2 का बैंड था, या तो ये 4 से -2 हो जाएगी या +2 होके 6 पे चली जाएगी। तो फ़ायदा ये रहा है इन्फ्लेशन टारगेटिंग का कि पिछले कुछ दशकों में ये इतने पे रही है, और जब इन्फ्लेशन टारगेटिंग नहीं करते थे, जब ये इतनी रहती थी। सो इट इज़ अ गुड टूल फॉर
पॉलिसी मेकर्स एज वेल एज इन द हैंड्स ऑफ आरबीआई। तो ये जो फ्रेमवर्क है ना, इट इज़ क्रेडिटेड फॉर स्टेबिलाइजिंग इन्फ्लेशन, महंगाई को, प्राइस वोल्टेलिटी को, इन सब को इसने रिड्यूस किया है ना, स्टेबल इन्फ्लेशन लेके आया है, ना ज़्यादा कम की ना ज़्यादा बढ़ाई। ओके, इससे क्या है, आपकी मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है ना वो इफेक्टिव बनी है। ओके, तो आप ये देखिए, ये डिबेट आपको पता होना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टूड। नाउ अब क्या है, ग्रेट फूड डिबेट। आरबीआई आर्ग्यू करता है कि जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है ना, इट इज मोर रेलेवेंट टू द एवरेज हाउस होल्ड्स कॉस्ट ऑफ लिविंग सिंस फूड एंड फ्यूल आर मेजर एक्सपेंसेस। आरबीआई का मानना है कि अभी तक हम ना इन्फ्लेशन टारगेटिंग में कोर इन्फ्लेशन पे फोकस कर रहे थे। कोर इन्फ्लेशन का मतलब है हम फूड और फ्यूल, जो लोग रोज खाना खा रहे हैं, गाड़ी में पेट्रोल डीजल डलवा रहे हैं, इसके ऊपर ध्यान दे ही नहीं रहे थे, कोर इन्फ्लेशन। लेकिन अब हेडलाइन इन्फ्लेशन पे फोकस करने की सोच रहा है आरबीआई, जिसमें हेडलाइन इन्फ्लेशन में आपके फूड और फ्यूल भी आ जाएंगे, क्योंकि उसका मानना है कि ये ना फूड और फ्यूल जो आइटम्स है ना, ये भी बहुत ही मेजर एक्सपेंस है इकोनॉमी के अंदर। ओके, इट बिलीव्स दैट टारगेटिंग ए मेजर पीपल डायरेक्टली एक्सपीरियंस हेल्प एंकर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस एंड बिल्ड्स क्रेडिबिलिटी। जब ज़्यादातर लोगों के फूड और फ्यूल के पॉकेट को ध्यान रख के हम टारगेट सेट करेंगे ना, तो लोगों का ट्रस्ट बढ़ेगा। इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस जो हैं उनको ज़्यादा, मतलब इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस को मीटअप कर पाएंगे हम लोगों की को। आरबीआई इज ऑफ द व्यू दैट persistent food and fuel prices shocks can eventually spill over into other sectors। अगर रोज फूड और फ्यूल में चेंज आ रहा है ना, तो ये बाकी सेक्टर्स को भी प्रभावित करता है, और जो कोर इन्फ्लेशन होती है ना उसको भी प्रभावित करता है थ्रू हायर वेजेस एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। जब फ्यूल की कॉस्ट बढ़ गई मान लो, है ना, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, किराया बढ़ा देंगे ट्रक वाले, किसी चीज़ को लेके जा रहे हैं तो ये भी तो देखना होगा ना आपको। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को आरबीआई ध्यान में रख रहा है ताकि एक कॉम्प्रिहेंसिव टारगेट रखा जाए। नाउ क्रिटिक्स जो हैं उनका क्या मानना है, वो बोलते हैं कि कई बार ना कुछ शॉक्स आ जाते हैं सेक्टर्स में। कौन से सेक्टर्स में? ऊपर जो सेक्टर्स दिए हुए हैं ना, ट्रांसपोर्टेशन, वेजेस, इन सेक्टर्स में, जिन्हें सेंट्रल बैंक कंट्रोल नहीं कर सकता, और इट कैन पुश इन्फ्लेशन आउटसाइड द टारगेट बैंड। और कई बार इन्फ्लेशन, जैसे आप टारगेट बैंड लेके चल रहे हो ना, 2 से 6%, 4% का टारगेट है, ये आपका बैंड हो गया ±2 का, तो कई बार इसके बियॉन्ड भी जा सकती है। इससे आरबीआई की क्रेडिबिलिटी और उसका जो ट्रस्ट है, पब्लिक ट्रस्ट है, वो रिड्यूस हो सकता है, एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं। बट आरबीआई ने क्या रीएफर्म किया है कि एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क ने इंडिया की इकोनॉमी को सर्व किया है अच्छे से, एज वेल एज हेल्प्ड इन डेटरिंग और डीलिंग विद ग्लोबल चैलेंजेस। तो आरबीआई सिग्नल दे रहा है कि अब रिफाइन करेंगे, अपडेट करेंगे हम मॉनेटरी पॉलिसी का, हमारे फ्रेमवर्क को, और अब से हम हेडलाइन इन्फ्लेशन पे ही शिफ्ट होंगे, ये मानना है। नियर फ्यूचर देखते हैं क्या होता है। सेंट्रल बैंक सीज नो नीड फॉर रेडिकल डिपार्चर फ्रॉम इट्स करंट सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी। अब हम ज़्यादा तब्दीलियां तो नहीं करेंगे, बस ऊपर जो ये बोल रहे हैं ना कि हेडलाइन इन्फ्लेशन को थोड़ा ध्यान रखेंगे, क्योंकि लोगों के ना जो कंजम्पशन पैटर्न है वो बदल चुके हैं। तो आरबीआई बोल रहा है दैट ज़्यादा ड्रेस्टिक चेंज नहीं लेके आया जाएगा। अब देखते हैं ये जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग है, ये दुनिया के कितने कंट्रीज़ में होती है? बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ में होती है। ये सारी बातें दी हुई हैं यहाँ पे, मैंने इसको पढ़ा था, इसमें दिया हुआ है कि यूएस में एज वेल एज बहुत अदर कंट्रीज़ में हो रही हैं। बट जो मेन चीज़ हमें ध्यान रखनी है वो है कि अब आरबीआई जब अपनी नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी लेके आएगा, रिव्यू कर रहा है करंट वन को, तो ये फ्यूचर इंडिया की इकोनॉमी के फ्यूचर के लिए बढ़िया होगा। यही वो बढ़ी चढ़ी बातें होती हैं लास्ट में आर्टिकल के में। एंड अब क्या है, द फाइनल डिसीजन होगा कि कैसे बैलेंस किया जाए प्रूवन इफेक्टिवनेस ऑफ द करंट फ्रेमवर्क विद द नीड फॉर एडेप्टेबिलिटी इन अ चेंजिंग ग्लोबल इकोनॉमी। जैसे भी आरबीआई डिवाइस करता है, बस कुछ इस तरीके से डिवाइस करे कि जो अब कमिंग टाइम्स में ग्लोबल इकोनॉमी में शॉक्स और चैलेंजेस आ रहे हैं ना, उसके हिसाब से इंडियन इकोनॉमी उनको विद स्टैंड कर ले, कुछ इस तरीके से करे। बस ये वे अहेड दिया हुआ है। जो मेन बातें थी इस आर्टिकल से हमने सीखी, इन्फ्लेशन टारगेटिंग, हेड इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन, है ना, ये सारी बातें सीख ली हमने। ओके, सो दिस आर्टिकल कम्स टू एन एंड हियर। नाउ
we should move on the second article. See, now second article ये है a China led counter. We all know that संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो समिट हुआ है टियानजिन में, इट कंक्लूडेड, कंट्रीज ने टियानजिन डिक्लेरेशन भी साइन किया है। तो इस आर्टिकल में क्या क्या बातें हैं, ठीक है ना। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस में ना मैंने देखा दैट सेम चीज़ें रिवाइज हो रही हैं, इसलिए मुझे लगा दैट दिस आर्टिकल इज इंपॉर्टेंट। ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस में ही था, बहुत ही अच्छा है, डेफिनेटली हेल्प यू इन जीएस पेपर 2 एज वेल एज PSIR ऑप्शनल के बच्चों को भी हेल्प करेगा। सी, SCO समिट जो हुआ है टियानजिन में, इसमें क्या है, ये बात निकल के आई दैट चाइना इज पोजिशनिंग इटसेल्फ एज द स्टैंडर्ड बियरर ऑफ मल्टीलैटरलिज्म एंड लीडिंग अ कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स। चाइना अपने आप को बोल रहा है कि अब आने वाली जो टाइम है, सदी है, उसमें मल्टीलैटरलिज्म की जो स्पिरिट है ना, उसको हम ही अपहोल्ड करेंगे। ओके, एज वेल एज अब चाइना एक मतलब इट इज लीडिंग अ कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स, चाइना लेड काउंटर, यानी ग्लोबल इकोनॉमी या ग्लोबल पॉलिटिकल स्फेयर में जो भी चैलेंजेस हैं उनको चाइना लीड करेगा अदर पावर्स के साथ। ओके, सो इट्स बेसिकली अ चैलेंज टू USA। चाइना का मानना है कि अब डिस्टेबिलाइज हो रहा है ग्लोबल ऑर्डर। हाउ? बिकॉज ऑफ यूनिलैटरल एक्शंस टेकन बाय USA। US ना, वी ऑल नो कि रोज कुछ न कुछ अलग अलग डिसीजन ले लेता है। समटाइम्स इट स्लैप्स कंट्रीज विद टैरिफ्स, कई बार ये धमकी देता है दैट हम विड्रॉ कर रहे हैं यूनेस्को से, WHO से। तो ये जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी है ना ट्रम्प रिजीम की, इट इज गिविंग चाइना ए अपर हैंड। ओके, एंड इट इज कॉजिंग स्ट्रेटेजिक डिजास्टर फॉर ट्रम्प। तो ये जो समिट हुआ है, ये सबसे बड़ा समिट था। ओके, SCO का अभी तक जितने भी हैं उनमें से। एंड समिट केम एट अ टाइम व्हेन देयर इज अ टर्मोइल इन ग्लोबल इकोनॉमी। वैश्विक अर्थव्यवस्था में जब चुनौतियां हैं ना, जब ये समिट आया है, दैट्स व्हाई दिस समिट इज इंपॉर्टेंट। क्यों, क्या चुनौतियां थी? टैरिफ्स मेजर, प्रोटेक्शनिज्म बढ़ रहा है, ट्रेड कन्फ्रंटेशंस। ओके, ये जब टर्म्स आप डालेंगे ना ट्रेड कन्फ्रंटेशंस अपने ऐसे और आंसर में, डेफिनेटली आंसर विल अपीयर बेटर। फाइनेंशियल सिस्टम्स डिसरप्ट हो चुके हैं, तो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस जो है ना, उनके अंदर ट्रस्ट डिक्रीज हो गया है। तो ये समिट इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड द गुड थिंग इज यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी जनरल है ना, एंटोनियो ग्यूटेरेस, he also attended this summit and he praised that China ना cornerstone है in defending multilateralism। चाइना तो अब मल्टीलैटरलिज्म को चाइना ही डिफेंड करेगा। देखिए, UN का ये जो हेड है वो ये बोल रहा है, ये बात तो जो सेक्रेटरी जनरल है, ठीक है ना। तो चाइना का कॉन्फिडेंस, चाइना को कितना मतलब रियल पॉलिटिक या स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिलेगा ऐसे जब ऐसे ओपिनियंस या कमेंट्स आते हैं UN के सेक्रेटरी जनरल द्वारा। नाउ चाइनाज स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग। अब इस समिट में क्या देखने को मिला है कि चाइना ने ना SCO समिट को यूज किया है, एज वेल एज इट प्रोजेक्टेड इट सेल्फ एज अ रिलायबल पार्टनर। अपने आप को बोला है कि हम भरोसेमंद साथी हैं, हम काम करेंगे ग्लोबल गवर्नेंस के लिए ऐसे टाइम पे व्हेन US इज बैक पैडलिंग और रिट्रीटिंग फ्रॉम मल्टीलैटरल फ्रेमवर्क्स। जब US रिट्रीट कर रहा है मल्टीलैटरल फ्रेमवर्क से, तो ये आप ये पॉइंट ना, ये बात आप डाल सकते हो कि कैसे अब US की हेजिमनी को चैलेंज किया जा रहा है। ओके, चाइना रीपोजिशन कर रहा है। कीवर्ड्स ध्यान रखिए आप, तो चाइना लेड काउंटर, स्टैंडर्ड बियरर ऑफ मल्टीलैटरलिज्म। जब आप ये टर्म डालेंगे ना, स्टैंडर्ड बियरर ऑफ मल्टीलैटरलिज्म, मजा आएगा कॉपी चेक जो करेगा आपकी उसको भी मार्क्स देने में। ओके, नेक्स्ट इज जी जिनपिंग, चाइना के जो कम्युनिस्ट पार्टी के हेड हैं, इनके प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने क्या कहा है, रीएश्योर किया है कि चाइना कमिटेड है टू कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग एंड ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस। ओके, कि जो हम तो ना डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग में विश्वास रखते हैं, यूनिलैटरल एक्शंस नहीं लेते, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस की स्पिरिट को अपहोल्ड करते हैं, ये सारी बातें। नाउ जो ये समिट SCO समिट था, इसका इंपॉर्टेंस देखते हैं, यहाँ क्या निकल के आया है। SCO इज ए काउंटर जियोपॉलिटिकल ब्लॉक। अब इसकी अगर रूट्स में जाएं तो ये कैसे बना था? इट वॉज ए सिक्योरिटी ग्रुपिंग पोस्ट सोवियत यूनियन
SCO evolved into a major Eurasian platform now representing half of the world population। देखिए SCO ना हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन को तो रिप्रेजेंट करता ही है भैया। जब इंडिया और चाइना ही एक तरफ हो गए तो करेगा ही। ग्लोबल लैंड एरिया कितना है, इंडिया, चाइना, रसिया, तो इस ग्रुपिंग की इंपॉर्टेंस यहाँ से भी पता लगती है। एज वेल एज इकोनॉमी, अगर इंडिया, चाइना, रसिया एज वेल एज अदर कंट्रीज भी आए, टर्की, छोटे मोटे कंट्रीज जो हैं, है ना, इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट टू यूज़ छोटे मोटे टर्म, बट जैसे नेपाल भी पहुंचा वहाँ पे, है ना, पाकिस्तान भी आया, तो इससे पता लगता है कि काफ़ी कंट्रीज आर पार्ट ऑफ दिस ग्रुपिंग, तो इनका शेयर बहुत ज़्यादा है ग्लोबल जीडीपी में। ओके, नाउ अब ये जो ग्रुप है इसमें बात दी हुई है दैट ये एक्सपेंड हो गया इन द रिसेंट पास्ट, दीज कंट्रीज गोट एंट्री इनटू द ग्रुपिंग, सो इससे इसकी जियो पॉलिटिकल रीच बढ़ी है। बट ये इसका इंपॉर्टेंस हमने देख लिया है। क्या इंपॉर्टेंस देखा है, आपको ये ध्यान रखना है एससीओ इंपॉर्टेंट क्यों है। लार्ज लैंड एरिया, इकोनॉमी सारे कंट्रीज की कितनी बड़ी है ना, तो दिस गिव्स दीज कंट्रीज अ जियोपॉलिटिकल एडवांटेज, दिस ग्रुपिंग अ जियोपॉलिटिकल एडवांटेज। अब इंडिया की जो लेवरेज है, सपोर्ट है एससीओ में, वो लिमिटेड लगी है इस बार भी। बातें तो बहुत हुई हैं बट इट अपीयर्ड लिमिटेड। वो देखते हैं हाउ। वी नो दैट इंडिया का जो स्टैच्योर एट ग्लोबल लेवल इट इज़ राइजिंग इन साउथ एशिया, बट एससीओ में इंडिया की जो पोजीशन है ना, इट इज़ वीकर। वाई? बिकॉज चाइना एंड रसिया consolidated their strategic ties and it was exemplified by a joint naval exercise earlier। चाइना और रसिया जो एक नेचुरल राइवल्स हुआ करते थे, उन्होंने ना अब अपनी स्ट्रेटेजिक टाइज को रिपेयर कर लिया है, मजबूत कर लिया है, और उन्होंने जॉइंट नेवल एक्सरसाइज भी करी है। तो इससे जब चाइना और रसिया जो ओरिजिनल मेंबर्स थे एससीओ के, इंडिया तो 2017 में एडमिट हुआ है, और जब इन्होंने एक स्ट्रेटेजिक टाई कर ली है तो इंडिया की पोजीशन वीकर है एससीओ में। देखिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इंडिया को ध्यान रखना होगा दैट ये एक रीजनल जो ब्लॉक है उसके अंदर इंडिया इज बीइंग साइड लाइंड। इंडिया को साइड लाइन भी किया जा रहा है। कैसे? बिकॉज ऑफ दिस चाइना रसिया अलाइनमेंट। चाइना और रसिया जो इनकी स्ट्रेटेजिक ज्योमेट्री थी ना, उसको ये रीड्रॉ कर रहे हैं। नेचुरल राइवल्स अब दोस्त बन रहे हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ओके, देखिए, तो ये भी ध्यान रखना है। तो अगर आपसे इंटरव्यू में या कोई जनरल नॉलेज के लिए या आंसर में पूछे कि एससीओ का इंपॉर्टेंस कितना है इंडिया के लिए, तो आप क्या बताएंगे कि इंडिया ओरिजिनल मेंबर नहीं था, अब चाइना रसिया की स्ट्रेटेजिक टाइज इंपॉर्टेंट हो चुकी हैं। ये देखा है हमने नेवल एक्सरसाइज में भी। तो अब इंडिया को ध्यान रखना होगा कि इंडिया को ज़्यादा साइडलाइन ना किया जाए। अब एससीओ समिट की इम्प्लीकेशंस ग्लोब के लिए एज वेल एज इंडिया के लिए क्या है। सी, इंडिया हमेशा ना टियानजिन डिक्लेरेशन भी साइन किया है। टेररिज्म को, मतलब इंडिया ऑलवेज रेजेस दिस इशू ऑफ टेररिज्म बिकॉज इंडिया सफर्स फ्रॉम दिस मेनेस। अभी पहलगाम इंसिडेंट हो गया था, बट ये जो आर्टिकल है इसमें कहा गया है दैट इंडिया शुड अवॉइड ओवर प्लेइंग एंटी टेररिज्म। आप टेररिज्म हर बार करते हो समिट में, बट कोई सुनवाई नहीं हो रही है, इसलिए आप इसको ओवर प्ले मत करिए। डोंट मेक इट एज अ सेंट्रल एजेंडा। 2024 में भी किया था। इसी से इंडिया का इन्फ्लुएंस कम हो रहा है। तो अब इंडिया क्या करे फिर? इंस्टेड इंडिया मस्ट नेविगेट बैलेंसिंग एक्ट। आप एक बैलेंसिंग स्ट्रेटेजी अडोप्ट करिए। वो क्या है? एनगेज इन मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस लाइक एससीओ while safeguarding strategic autonomy and expanding bilateral ties elsewhere। आप एससीओ में तो एनगेज्ड रहिए, बट आपकी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनमी है ना, इंडिपेंडेंटली आप की मिलिट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक डिसीजंस लेते हो, उसको आप सेफ गार्ड रखिए। एज वेल एज जो बाइलेटरल टाइज है ना कंट्रीज के साथ, उसको मजबूत करिए। फॉर एग्जाम्पल, चाइना और रसिया के बीच में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होगी, हो जाने दीजिए। आप तो इंडिया को बस रसिया को नाराज़ नहीं होने देना है। आप अपनी बाइलेटरल टाइज अच्छे से रखिए रसिया के साथ, एज वेल एज जो अदर कंट्रीज है ना एससीओ के, उनके साथ, तो आप साइडलाइन नहीं होंगे। ये सारी बातें इस सारे आर्टिकल में आई हैं।
तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ये इम्पोर्टेंट क्यों था। ओके, बिल्कुल छोटा सा आर्टिकल था, इसमें बस क्या है कि हमने ये देखा है कि एससीओ जो है ना उसके अंदर इंडिया को साइडलाइन क्यों किया जा रहा है, बिकॉज हमेशा ये एक तो इसकी लेट एंट्री हुई है, फिर ये जो है इंडिया ये एंटी टेररिज्म जो एजेंडा है उसको सेंट्रल पॉइंट रखता है, इकोनॉमी बाइलेटरल रिलेशंस इनको भी रखिए आप, एज वेल एज एससीओ समिट की इंपॉर्टेंस कैसे पता चली हमें, बिकॉज चाइना, रसिया, इंडिया इकोनॉमिक जाइंट्स हैं, जीडीपी कितनी हो जाती है इन कंट्रीज़ की, मैन्युफैक्चरिंग जाइंट अकेला चाइना है इस ग्रुपिंग में, फिर पॉपुलेशन कितनी है इन कंट्रीज़ की, इंडिया चाइना की, है ना, और लैंड एरिया कितना है, जियोपॉलिटिकल एडवांटेज कितना है। तो ये बेसिक बातें थी, ये आप जो बातें हैं, इंडिया की लिमिटेड लेवरेज हमने देख ली है, इंडिया को क्या करना चाहिए ये लास्ट में देख लिया है, बिल्कुल अभी सबमिट एंड ही हुआ है, और भी आर्टिकल्स आएंगे रिसेंटली तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें हमें पता चलेंगी। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड आर्टिकल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, और ये टाइम्स ऑफ इंडिया में मिला है मेरे को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है GS2 एज वेल एज एसए के लिए, तो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल। यूनिवर्सल स्कूल एजुकेशन ए डिस्टेंट ड्रीम एज 40% स्कूल्स स्टिल लैक कंप्यूटर इंटरनेट। भैया यूनिवर्सल एजुकेशन, शिक्षा फंडामेंटल राइट है, इनकी बात करते हो आप, ये सपना ही है, बिकॉज यू कैन सी दिस नंबर एक्सेसिवली लार्ज, इतनी स्कूलों में तो कंप्यूटर और इंटरनेट नहीं है, और आप 5G है ना, स्टारलिंक, इनकी बातें कर रहे हैं। ये पॉइंट्स तो आप कहाँ डालेंगे, अपने ऐसे के अंदर डालना है इनको, तो पता लग गया ना अब ऐसे कैसे लिखते हैं, कहाँ से डाटा ऑब्टेन करना होता है। सी, ये जो रिपोर्ट आई है ये UDISE+ की रिपोर्ट है। UDISE+ क्या है, ये एक ना सिस्टम है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, इंफॉर्मेशन सिस्टम, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का एक मैनेजमेंट सिस्टम है UDISE+, जो इंडिया की स्कूल्स कितना क्या प्रोग्रेस कर रही हैं, है ना, इन सब का डाटा अक्यूमुलेट करता है। तो ऑफिशियल रिकॉर्ड है, सरकारी डॉक्यूमेंट है। सो लेट्स सी इसमें क्या है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई आपकी, प्रोग्रेस हुआ नो डाउट। UDISE+ 2024 बोलता है कि देर आर सीरियस ऑब्स्टेकल्स फॉर द ड्यू टू डिजिटल डिवाइड, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टीचर शॉर्टेजेस, यानी भारत की स्कूलों में आज भी कुछ चैलेंजेस हैं। अब आप इसको अपने मेंस के आंसर में कैसे लिखेंगे, चैलेंजेस ऐसे बना के डायग्राम, इन इंडियन एजुकेशन, भारत की शिक्षा प्रणाली में कुछ चुनौतियाँ, ठीक है ना, फिर ऐसे लिख देंगे डिजिटल डिवाइड है आपका, डिजिटल डिवाइड, ये ही टर्म्स होते हैं दैट फेचेस यू मार्क्स। देन कम्स द पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, पुअर इंफ्रा, रिसेंटली वी ऑल रेड, राजस्थान में झालावाड़ में रूफ ऑफ ए स्कूल कोलैप्स्ड एंड मैनी स्टूडेंट्स लॉस्ट देयर लाइव्स। ओके, तो पुअर इंफ्रा, फिर आप एग्जांपल दे देंगे। टीचर शॉर्टेजेस, भैया टीचर आ ही नहीं रहे हैं पढ़ाने, टीचर शॉर्टेजेस। अब जब डिजिटल डिवाइड है, इंफ्रा ही नहीं है, तो डिजिटल अटेंडेंस लगी नहीं रही है टीचर की, दूर दराज के जो रिमोट एरियाज के स्कूल है वहाँ पे। तो इससे हो क्या रहा है, मन मर्जी करते हैं, 9 बजे लग रही है स्कूल, 11 बजे आ रहे हैं। ओके, तो ये 3 चैलेंजेस मिल गए आपको इंडिया की एजुकेशन में, GS2 में आप डाल देंगे। वाइल एनरोलमेंट टारगेट्स आर इंप्रूविंग, लैक ऑफ एक्सेस टू कंप्यूटर्स, इंटरनेट एंड इक्विटेबल फैसिलिटीज अंडरमाइन द क्वालिटी एंड इंक्लूसिवनेस ऑफ एजुकेशन। और क्या क्या चैलेंजेस हैं, और आप फिर ऐसे लिख देंगे, और जो एनरोलमेंट टारगेट्स हैं वो तो आप इम्प्रूव कर रहे हो, बट कंप्यूटर और इंटरनेट तो है ही नहीं। ये सारी चुनौतियां हैं जिससे क्वालिटी डेटोरियोरेट हो रही है, और इंक्लूसिव ग्रोथ के जो आइडियाज़ हैं आपके, दे रिमेन ए डिस्टेंट ड्रीम। अब डेटा देखते हैं, ये जो रिपोर्ट आई है ना UDISE+ की, इट सेज दैट 64.7% स्कूल्स हैव कंप्यूटर्स। इतने स्कूल्स के पास कंप्यूटर है इंडिया में, बट 36% के पास तो फिर भी नहीं है। और जो लार्ज गैप्स देखने को मिला है वो मिला है इन द स्टेट्स ऑफ बिहार, बंगाल एंड मेघालय। देख लीजिए आप, तो अगर आप
कलेक्टर बनते हैं तो आपको ये सब काम करना है। अगर आप यूपीएससी क्रैक करते हैं तो स्कूल का ज़रूर ध्यान रखिएगा आप, बिकॉज एजुकेशन इज़ अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ए कंट्री। इंटरनेट एक्सेस ओनली 36.53% स्कूल्स नेशनली, बिहार एंड वेस्ट बंगाल लोवेस्ट। इंडिया के 36% स्कूलों में इंटरनेट है, यानी कंप्यूटर तो है बट ऑफलाइन है। इंटरनेट तो 64% में कंप्यूटर था, बट इंटरनेट कनेक्शन तो नेशनल लेवल पे सरकारी स्कूलों में 36% है। नाउ एवरीवन कैन नॉट अफोर्ड सीबीएसई आईसीएसई स्कूल्स, उनका क्या है? जो बेचारे 74% रह गए, उनका क्या है? ठीक है, तो ये पॉइंट आप अपने आंसर में ऐसे में डालेंगे ना, ऐसे अच्छा बनेगा। प्राइवेट स्कूल्स 71.8% have computers, 21.3% in government schools, widening inequality. You can see the chasm, the gap. प्राइवेटों में तो इतने में कंप्यूटर इंटरनेट है, डिजिटल इंफ्रा ज़्यादा है, बट गवर्नमेंट स्कूल में तो ये देख लीजिए 21 यानी 79% के पास तो डिजिटल चीज़ें हैं ही नहीं। कैसे प्रोग्रेस करेगा इंडिया? ओके, सो दिस प्रेजेंट्स अ वेरी ब्लीक पिक्चर ऑफ इंडियन एजुकेशन। अब डिजिटल डिवाइड, देर इज अ स्टार्क गैप बिटवीन प्राइवेट एंड गवर्नमेंट स्कूल्स, रूरल एंड अर्बन एरियाज। ऊपर डेटा देख लिया है हमने कि कितना गैप है पब्लिक और गवर्नमेंट स्कूल में। स्टूडेंट्स इन बैकवर्ड स्टेट्स आर मोस्ट अफेक्टेड, लिमिटिंग एक्सेस टू डिजिटल एजुकेशन। जो ट्राइबल एरियाज हैं, रिमोट एरियाज हैं, हिंटरलैंड्स हैं, बीमारू डिस्ट्रिक्ट्स हैं आपके, वहाँ के बच्चे तो सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। डिजिटल एजुकेशन मिल ही नहीं रही है उनको, वो सोच ही नहीं सकते कि हम भी ऑनलाइन कोई कोर्स ले लें, इंग्लिश सीख लें, कुछ कर लें। they will not be able to encash the benefits of they will not be able to cash in the benefits of technology। ये सारी चीजें हैं ही नहीं उनके पास। टीचर्स ऑफन फोर्स्ड टू यूज पर्सनल डिवाइस, साइबर कैफेज फॉर ऑफिशियल वर्क। टीचर को कोई काम भी करना है स्कूल से रिलेटेड तो साइबर कैफे पे जाओ या खुद के उससे यूज करो। देखिए चैलेंज। थर्ड चैलेंज इज टीचर रिलेटेड इश्यूज। सिंगल टीचर स्कूल्स स्टिल ए चैलेंज। सिंगल टीचर, बहुत बड़ा स्कूल बना दिया, केवल एक ही टीचर आ रहा है। टीचर इंग्लिश का है बट मैथ्स भी वही पढ़ा रहा है, साइंस भी, एसएसटी भी। इट इज़ ऑल्सो ए चैलेंज। हिंदी भी वही पढ़ा रहा है। एंड ऐसे स्कूल्स, सच स्कूल्स आर हाईली कंसंट्रेटेड इन मध्य प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश। सिंगल टीचर स्कूल। पुअर टीचर स्टूडेंट रेशियो अफेक्ट्स लर्निंग आउटकम्स। पुअर टीचर स्टूडेंट रेशियो यानी एक टीचर होगा 15 बच्चों पे, लेकिन जब सिंगल टीचर पूरी स्कूल में है तो एक ही टीचर पढ़ा रहा है 120 बच्चों को सरकारी स्कूल में। तो देखिए आप, इससे अटेंशन डेफिसिट कितना हो जाता है, लर्निंग आउटकम्स कितनी प्रभावित होती हैं। ओके, क्या स्किल बिल्डिंग होगी स्टूडेंट्स की। एनरोलमेंट कंसर्न्स। इंडिया ने ग्रोस एनरोलमेंट टारगेट लिया था कि 2030 तक 100% हर बच्चा स्कूल में जाएगा, बट देखिए ब्लीक पिक्चर, द स्टोरी इज हियर। 10,294 स्कूलों में इतना जीरो एनरोलमेंट था, इतने स्कूलों में बच्चे ही नहीं थे। ये फिर 2023-24 में 12,000 हुआ। बट गुड थिंग इज कुछ मेजर लिए गवर्नमेंट ने। नाउ 2024-2025 में ये इट इज़ नियरली 8,000। ठीक है, बट इट इज़ स्टिल वेरी लार्ज। इतने स्कूल में तो एडमिशन ही नहीं है सरकारियों में। सी यू कैन कोट दिस डेटा कि UDISC प्लस मिनिस्ट्री एजुकेशन का मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ये वो बता रहा है। ये तो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, इट इज लिंक्ड टू स्कूल क्लोजर्स, जब ही स्कूल बंद हो रहे हैं। डिक्लाइन इन एनरोलमेंट 2 मिलियन एनुअली। 2 मिलियन बच्चे देख रहे हो आप, 20 लाख बच्चे तो एनरोलमेंट नहीं करा रहे हैं एवरी ईयर। एजुकेशन की कंडीशन। नाउ गवर्नमेंट को क्या करना होगा, करेक्टिव मेजर्स। गवर्नमेंट ने क्या किया है, क्या क्या करना है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अर्जिंग स्टेट्स टू रेगुलेट सिंगल टीचर स्कूल्स। शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों को बोल दिया है कि रेगुलेट करिए आप सिंगल टीचर स्कूल को, कि एक टीचर क्यों पढ़ा रहा है, आप रिक्रूटमेंट करिए और टीचर्स को भेजिए वहाँ पे। एक्शन प्लान भी लेके आया गया है जो रूरल स्कूल्स है ना वहाँ पे, कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को कैसे बूस्ट किया जाए। एंड पुश फॉर हायरिंग एजेंसीज एंड लैपटॉप्स। जो हायरिंग एजेंसीज और लैपटॉप्स है ना,
उनको कैसे पुश किया जाए, एंड इट इज़ स्टिल सीन एज टेम्पररी स्टॉप गैप मेजर्स, और ये बहुत ही एक टेम्पररी और स्टॉप गैप मेजर है। ओके, implications विदाउट एड्रेसिंग फंडामेंटल डेफिसिट्स, ऊपर जो जो कमियां हैं ना उनको कैसे डील किया जाए, उसके नतीजे क्या हैं। जब बिल्कुल बुनियादी चीज़ें नहीं है आपके पास, डिजिटल इंफ्रा, टीचर शॉर्टेज, स्कूल क्लोजर, 100% ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो टारगेट अनअचीवेबल होगा। आज अभी 5 साल हैं 2030 को आने में। व्हाट डू यू थिंक, अचीव कर लोगे? नो, नहीं कर पाओगे। यही हालत रही तो रिपोर्ट पॉइंट्स आउट, गैप बिटवीन एक्सेस एंड क्वालिटी इन एजुकेशन थ्रेटन्स इक्विटी, इंक्लूसिवनेस एंड NEP 2020 विजन। दीज आर मेयरली पाइप ड्रीम्स। अगर ये फंडामेंटल चीज़ें ठीक नहीं हुई ना, तो आप इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हो ना, हर घर शिक्षा, हर बच्चे को शिक्षा, दीज आइडियाज वर मेयरली अ पाइप ड्रीम, कुछ नहीं होगा इनसे। ओके, तो क्या ज़रूरत है, डिजिटल डिवाइड को आप ब्रिज करिए, इंफ्रा डेवलप करिए ताकि इंटरनेट पहुँचे, है ना, स्कूल कोलैप्स ना करें, स्कूल इंफ्रा अच्छा करिए, आप टीचर रिक्रूटमेंट करिए फेयर तरीके से। ओके, है ना, ये सारी चीज़ें हैं। नाउ स्ट्रेस नीड फॉर इन्वेस्टमेंट इन डिजिटल इंफ्रा, टीचर रिक्रूटमेंट, इक्विटेबल एक्सेस एंड रूरल स्कूल स्ट्रेंथनिंग। ये जो मैंने बातें आपको बताई हैं कि ये सारे स्टेप्स लीजिए, डेफिनेटली बेटर आउटकम्स होंगे। विदाउट ब्रीजिंग दीज गैप्स यूनिवर्सल स्कूल एजुकेशन विल रिमेन अ डिस्टेंट ड्रीम। जब ये गैप्स, ये चुनौतियां जो हमने पढ़ी हैं, इफ दीज प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस आर नॉट एड्रेस्ड, इंडिया कैन नॉट बिकम ए ग्रेट पावर। आप आत्मनिर्भर भारत की बात करते हो ना, ये सपना ही रह जाएगा फिर। ओके, सो बहुत अच्छा आर्टिकल था स्टूडेंट्स। नाउ द वीडियो कम्स टू एन एंड हियर। आज हमने GS2 कवर किया, एजुकेशन का, इकोनॉमी के इन्फ्लेशन टारगेटिंग को समझा, एज वेल एज SCO समिट में बिल्कुल छोटा सा जो आर्टिकल था कि उसमें क्या क्या इंडिया को, मतलब इंडिया को कैसे, इंडिया को अभी उसमें थोड़ा सा साइडलाइन किया जाता है आज भी, है ना, क्या कारण है वो हमने देख लिए। सो अब आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, एज वेल एज सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, सो थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव ए गुड डे।